चलिए बढ़िया आ गया। अब तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ लिया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जावा के अंदर दो क्लासेस आपस में अगर रिलेट होंगी, कनेक्ट होंगी, तो कितनी तरह से होती हैं। जावा में अगर दो क्लासेस कनेक्ट होगी, नो प्रॉब्लम्स यूसुफ, आपको बैकअप्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब पे पिछले तीनों लेक्चर के वीडियोस अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। राइट, और आप चाहेंगे तो टीम से कम्युनिकेट करके कंटेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। दो तरीके से कर सकते हैं, एक इज अ और एक हैज अ। इज अ को क्या बोलते हैं? इज अ को आप बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस। हैज अ को अपन बोलते हैं कॉम्पोजिशन। दोनों में अपनी अपनी दिक्कतें हैं। हाँ, दोनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो भी हमने पढ़ लिया था। इज अ में क्या प्रॉब्लम है? इज अ में क्या प्रॉब्लम है? वेलकम वेलकम यूसुफ। इज अ में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इनहेरिटेंस करी तो पहली बात, वो तभी पॉसिबल होनी चाहिए जब दो क्लासेस के बीच में कौन सी रिलेशनशिप बैठ रही हो? जब दो क्लासेस के बीच में इज अ की रिलेशनशिप फिट बैठे। जैसे ये कहना गलत होगा ना, कार इज अ इंजन, ये नहीं है ना सही। कार इंजन कहां पर है? राइट, कार इज अ व्हीकल कह सकते हैं, कार इज अ इंजन थोड़ी बोल सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी क्लास ने किसी क्लास को इनहेरिट करा, तो क्या जावा एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करने देती है? नहीं करने देती है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। इसलिए कहा जाता है इनहेरिटेंस बहुत सोच समझ के आपको अपने प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए। दूसरा तरीका अपन ने पढ़ा था कॉम्पोजिशन में। पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। अगर लेक्चर मिस हो गया होगा तो प्लीज बैकअप कीजिएगा। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन होता है अपने आप में हैज अ। राइट, और हैजा के साथ दिक्कत क्या है? हैजा के साथ दिक्कत यह है कि, हाँ जी बिल्कुल सही, हैजा टाइट कपलिंग कर देता है। मैं एक बार फिर आपको टाइट कपलिंग बता दूं, क्योंकि आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे तरीकों से करने वाले हैं, और फिर इसी को हम कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। याद रहे, अभी भी स्प्रिंग ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मान रहे हैं आप? हमने अभी तक स्प्रिंग को यूज भी नहीं करा है। जो करा अभी प्योर जावा पे कर रहे हैं अपन। स्प्रिंग इसके बाद आएगा, यानी इस लेक्चर के बाद हम स्प्रिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो कुछ भी हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं इसमें स्प्रिंग क्या कंट्रीब्यूट करेगा। एसटीएस डाउनलोड हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मैं आपको लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग के बारे में याद दिला दूं। तो ये जो कोड आपके सामने है, इसमें से पहले मैं ये डेस्कटॉप हटा रहा हूं। ठीक है, ये कोड टेक्निकली बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी है कि नोटिस करिए, अगर लैपटॉप क्लास के डेवलपर ने लैपटॉप क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, बना सकता है वो? क्या वो लैपटॉप क्लास में कंस्ट्रक्टर बना सकता है? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस पब्लिक लैपटॉप। राइट, पैरामीटर के अंदर वो लैपटॉप का नाम दे दे, ज्यादा कुछ नहीं, चलो नाम ही दे दे। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बन गया, तो प्रोग्रामर वाली जो क्लास है वो फेल हो जाएगी, कंपाइल होना बंद हो जाएगा। बस इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। कि आप जिस क्लास पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोग्रामर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोग्रामर डिपेंड कर रहा है लैपटॉप पे। आप जिस क्लास पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर उस क्लास के स्ट्रक्चर में जरा भी कोई चेंज कर दे, तो आपकी क्लास के अंदर वो चेंजेस इफेक्टिव नहीं होने चाहिए। आई मीन टू से, उन चेंजेस के कारण आपके कोड पे असर नहीं पड़ना चाहिए। बट हमारे कोड पे तो असर पड़ रहा है, हमारा कोड तो कंपाइल ही होना बंद हो गया। एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बोली थी, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कंपनी में दो प्रोग्रामर काम करें, एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप यूज करें? है ना, बट हमारे कोड में तो ये भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जितने प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब के सब किस पे डिपेंड करेंगे? सब के सब डिपेंड करेंगे लैपटॉप पे। और इसी को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्ल्ड में टाइट कपलिंग। बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाना दूसरी क्लास पे। इज दिस क्लियर? यहां हमारा लेक्चर एंड हुआ था। अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट, अपने कोड के अंदर यूज करना चाहिए डीआई। डीआई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या बोलता है? डिपेंडेंसी, बहुत ध्यान से सुनना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये बोलता है कि आपके पास ये जो दो क्लासेस है ना, एक है प्रोग्रामर और दूसरी कौन सी है? दूसरी है लैपटॉप। राइट, आप कुछ ऐसा करिए कि लैपटॉप क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोग्रामर ना बनाए आप, वो प्रोग्रामर में ना बनाए आप। तो फिर कहां बनाए? प्रोग्रामर क्लास के बाहर बनाइए। प्रोग्रामर क्लास के बाहर मतलब कहां? प्रोग्रामर क्लास के बाहर मतलब मेन में। मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाइए और किसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामर तक पहुंचाइए।
आई रिपीट माई वर्ड्स, डीआई क्या बोलता है? डीआई बोलता है जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, याद है आपको लास्ट लेक्चर के दोनों वर्ड्स, प्रोग्रामर को क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर को बोलेंगे टारगेट क्लास, वेरी गुड, और लैपटॉप को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास। तो डीआई का मानना है जो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो टारगेट क्लास के बाहर बनना चाहिए, एम आई राइट? है ना? और फिर किसी तरह से आपको वो ऑब्जेक्ट टारगेट क्लास तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में कई सारे तरीके हैं, और बेनिफिट क्या है वो मैं बता ही चुका हूं, तो मुझे स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेनिफिट ये है कि अब आपका कोड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपका कोड लूजली कपल्ड हो जाएगा, और प्रोग्रामर लैपटॉप की जगह चाहे तो डेस्कटॉप भी यूज कर पाएगा। ये भी अभी अपन देखने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं डीआई करा कितनी तरीकों से जाता है। करा तीन तरीकों से जाता है, लेकिन गौर करिएगा इन तीन में दो ही पॉपुलर हैं, तीसरे को हाईली हाईली डिसरिकमेंड करते हैं, क्योंकि तीसरा तरीका ऊप्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। तीसरा तरीका कौन है? तीसरे, पहले तो पहला तरीका समझ लीजिए। पहला तरीका है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरा तरीका है सेटर इंजेक्शन, तीसरा तरीका है प्रॉपर्टी इंजेक्शन। सबका मैं आपको एक एक लाइन का आइडिया दे रहा हूं, फिर इनको कोड के थ्रू समझते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब यह है जो आपकी टारगेट क्लास है। कौन है हमारी टारगेट क्लास? हमारी टारगेट क्लास है प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, ओके बना दिया, और प्रोग्रामर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर में लैपटॉप का ऑब्जेक्ट पास करें। अगर आप टारगेट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करते हैं, बिल्कुल सही मोनिका, परफेक्टली ऑल राइट। अगर आप टारगेट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आपकी टारगेट क्लास यूज करे, तो अपन मानते हैं दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप टारगेट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में अगर डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर पास करते हैं, तो अपन मानते हैं आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर? है ना? अभी इसका प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिकल में सारे डाउट दूर हो जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर आपको प्रोग्रामर में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है, तो आपके पास दूसरा तरीका है। आप सब जावा बैकग्राउंड से हैं क्या? जावा में सेटर मेथड्स होते हैं क्या ना, क्लास ऐप सेटर मेथड। तो आप प्रोग्रामर के अंदर एक सेट लैपटॉप बना दें। क्या बना दें? एक सेटर बना दें जिसका नाम हो सेट लैपटॉप। अगर मेथड का नाम सेट लैपटॉप है तो पैरामीटर में लैपटॉप ले लेगा और इसको वो यूज कर लेगा लैपटॉप इनिशियलाइज करने के लिए, राइट? ये दो रिकमेंडेड तरीके हैं, और स्प्रिंग इन्हीं दोनों तरीकों को यूज करेगा। स्प्रिंग इन्हीं दोनों तरीकों को यूज करेगा। बट एक तीसरा तरीका भी है जो है तो बड़ा मजेदार, लेकिन इससे आपको दूर रहना चाहिए, और वो है प्रॉपर्टी इंजेक्शन। प्रॉपर्टी इंजेक्शन का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी इंजेक्शन का मतलब है आप प्रोग्रामर के अंदर लैपटॉप को डिक्लेयर करें एज अ प्राइवेट मेंबर। क्या क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। और आपने आज तक ये सुना होगा जावा में, सी प्लस प्लस में प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेस होते हैं? नहीं होते हैं ना? लेकिन इस टेक्निक में हो जाएंगे, इस टेक्निक में हो जाएंगे। आप में से बहुतों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि क्या प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। और ये टेक्निक का नाम होता है रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है इसका? इसका जावा में नाम होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि गेस करो, अगर प्राइवेट मेंबर्स बाहर से एक्सेस हो गए, बिल्कुल सही रईस, तो एनकैप्सुलेशन वॉयलेट हो जाएगा, है ना? और ये बहुत टाइम भी लेता है। इसका जो कोड एग्जीक्यूट होता है ना, वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं प्रॉपर्टी इंजेक्शन पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको एक हल्का सा ग्लिम्स दूंगा कि ये क्या होता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं। देन व्हाई दे वर इंट्रोड्यूस? बिकॉज क्योंकि स्प्रिंग इसको इंटरनली यूज करता है, राइट? तरीका तो दिया गया है ना, यूज करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। ओके, उन्होंने इंट्रोड्यूस इसलिए करा क्योंकि वो चाहते थे कि अगर किसी क्लास के डेवलपर ने कंस्ट्रक्टर सेटर दोनों नहीं बनाए, तो फिर आप कैसे डिपेंडेंसी उसमें इंजेक्ट करोगे? तो फिर डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का तरीका है कि हम यूज करें प्रॉपर्टी इंजेक्शन। जैसे आप मुझे बताओ, अभी राइट नाउ आप अपनी क्लास चेक करो प्रोग्रामर वाली। आप मुझे बताओ, क्या हमारी प्रोग्रामर क्लास के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है? बताइए विकास, नहीं बनाया है। क्या हमारी प्रोग्रामर क्लास में कोई सेटर है? नहीं है। तो फिर क्या करें? कैसे लैपटॉप को इनिशियलाइज करें? और यहां नहीं करना है, आई डोंट वांट टू इनिशियलाइज दिस इन प्रोग्रामर। तो फिर मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं यूज प्रोग्रामर क्लास में जाऊं,
एक ट्रिक यूज करूं जावा की, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, और उस ट्रिक से मैं इस प्रोग्रामर क्लास के प्राइवेट मेंबर लैपटॉप को कर सकूंगा मेन में बैठकर इनिशियलाइज। बट जैसा मैंने कहा, दिस इज हाईली हाईली डिसरिकमेंडेड। स्प्रिंग ने अपने वर्जन 4 ऑनवर्ड्स इसको टोटली हटा दिया है। मतलब हटा दिया इन द सेंस रिकमेंड करना बंद कर दिया है। गॉट इट? पहले स्प्रिंग इसको फॉलो करता था, बट अब स्प्रिंग कहता है नहीं, इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसको चेक करा तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज मिले। आपको दो ही तरीके यूज करने चाहिए, नंबर 1 कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 सेटर। आया समझ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं कॉपी, और आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके दिखाता हूं। अच्छा, मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मैं कर रहा हूं, स्प्रिंग कर रहा है। हम करेंगे, स्प्रिंग करेगा। तो फिलहाल हम करेंगे। हमने स्प्रिंग को बिल्कुल अभी तक टच भी नहीं करा है। सारे कोड्स हम लिखेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसमें स्प्रिंग को लेकर आएंगे कि देखें हमारे कितने एफर्ट्स स्प्रिंग हमारे साथ शेयर कर लेता है, और क्या कुछ हमारा है कोड जो स्प्रिंग हमारे लिए इजी कर देगा। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। अपन बनाते हैं एक और, मान लीजिए लेट्स कॉपी दिस। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके पेस्ट करा, पेस्ट करके मैंने नाम दिया इसका DI example3। ठीक है, तो ये मेरे लिए नया पैकेज बन गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं गया SRC में, मैं गया SC लाइव में। ठीक है, प्रोग्रामर के अंदर आया। ठीक है, इस लाइन को मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया। वॉच वेरी केयरफुली। मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज करा। क्या करा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में? मैंने प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा। ठीक है, प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रामर के नाम से होगा। इसके पैरामीटर में मैंने कहा लैपटॉप फॉलोड बाय LP। ठीक है, और अंदर मैंने कह दिया LT इज इक्वल्स टू LP। ठीक है, आई होप आप सब कंस्ट्रक्टर्स जानते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में स्ट्रिंग ले सकता है, इंटीजर ले सकता है, वो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में किसका ऑब्जेक्ट ले रहा है? प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में लैपटॉप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, राइट? और उस लैपटॉप के ऑब्जेक्ट से अपने मेंबर LT को कर दे रहा है इनिशियलाइज। आपको यह भी पता होगा कि अगर ये कंस्ट्रक्टर आप ना बनाए तो आईडी आपके लिए जनरेट कर सकता है। यस, ये कंस्ट्रक्टर अगर अपन ना बनाए तो आईडी हमारे लिए ऑटो जनरेट कर सकता है, राइट? STS में ऑटो जनरेट कराने के लिए प्रोग्रामर क्लास पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद सोर्स में जाएं। सोर्स में आपके सामने लिखा हुआ रहा होगा जनरेट कंस्ट्रक्टर, दिख रहा है? कैन यू सी दैट? जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। क्लिक करिए, वो आपसे पूछेगा किसको इनिशियलाइज करना है, तो कह दीजिए LT को करना है, और जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। द मोमेंट यूल डू दिस, आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूं ताकि आपको रीडेबिलिटी में दिक्कत ना जाए। आप देख पाएंगे मेरे पास और ऑटोमेटिकली एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आप चलिए यूज प्रोग्रामर क्लास में। यूज प्रोग्रामर क्लास में आप यहां पर लिखिए सबसे पहले लैपटॉप OBJ इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप। क्या बनाया अपन ने? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं फिलहाल लैपटॉप में से कंस्ट्रक्टर हटा रहा हूं। अपन ने बनाया फील्ड्स मतलब डेटा मेंबर। रईस, फील्ड्स का मतलब डेटा मेंबर होता है। डेटा मेंबर, डेटा मेंबर, राइट? अगर आपके पास इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट भी है तो उनको फील्ड्स बोलते हैं। वेरी गुड। ये मैंने यूज प्रोग्रामर में आकर लैपटॉप का क्रिएट करा ऑब्जेक्ट। और अब क्या मैं इस OBJ को यहां एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूं? फटाफट जवाब दीजिए, यस और नो। कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? है ना? और ये मेरी प्रोग्रामर क्लास है। ठीक है, इनको सेव करते हैं अपन। ठीक, अब अगर मैं यूज प्रोग्रामर को रन करूं, यहां से मैंने पास करा लैपटॉप OBJ। यहां पर एरर क्यों आ रही है? लैपटॉप, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है क्या? ओके सॉरी, ऑब्जेक्ट के नाम में चेंजेस आ गए। ठीक है, क्यों आ गए हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस STS के अंदर ऑटो सपोर्ट फीचर ऑन है, तो वो कुछ सजेशंस मेरे नेम के ऊपर दे रहा है मुझे ऑब्जेक्ट के नेम पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो लैपटॉप OBJ इक्वल टू न्यू लैपटॉप। ठीक है, अब मैंने कोड रन करा। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, आप देखेंगे आउटपुट में मिल जाएगा लैपटॉप स्टार्टेड राइटिंग कोड। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें आप कैसे कह सकते हो कि आपकी क्लासेस अब लूजली कपल्ड है? बिल्कुल है। अब आप मुझे बताइए, अगर लैपटॉप प्रोग्रामर यहां पर एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना देता है, बना सकता है वो यहां पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? बिल्कुल बना सकता है, जो पैरामीटर में लैपटॉप का नाम ले। ठीक है, एक सिस आउट भी कर देते हैं अपन ताकि पता लगे कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, क्रिएटिंग लैपटॉप ऑफ फॉलोड बाय प्लस नेम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, अच्छे से मेरी बात समझिएगा,
अगर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो जाता है तो प्रोग्रामर पे इसका क्या असर पड़ेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, प्रोग्रामर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो असर पड़ना है वो मेन पे पड़ेगा ना। मेन में आप कह सकते हो ये वाली लाइन पे दिक्कत आएगी, एम आई राइट? मेन में प्रॉब्लम आएगी, प्रोग्रामर पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो अब अगर मैं यहां कहता हूं लैपटॉप ओबीजे इक्वल टू न्यू लैपटॉप, तो मुझे यहां डेल बोलना पड़ेगा ना, है ना, यहां से पैरामीटर दूंगा। बट मेरी प्रोग्रामर क्लास अब लूजली कपल्ड हो गई ना लैपटॉप से। यस, मेरी प्रोग्रामर क्लास अब लैपटॉप से लूजली कपल्ड हो गई। अब अगर मैं प्रोग्रामर क्लास को रन, अब मैं यूज प्रोग्रामर को रन करूं, तो अभी भी प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनेगा। यस बिल्कुल, अभी भी प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। ठीक है, ये मान लीजिए P1 प्रोग्रामर है। ठीक, अब गेस करिए P2 प्रोग्रामर है। क्या P2 प्रोग्रामर डेल की जगह लेनोवो का लैपटॉप यूज कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। P2 प्रोग्रामर को आप पास कर दीजिए लेनोवो का लैपटॉप। ठीक है, ये P2 प्रोग्रामर है। और P2 के लिए कॉल कर लीजिए आप राइट, और इसको अपन कर देते हैं OBJ2, और यहां से भी पास कर देते हैं अपन OBJ2। राइट, रन कीजिए। आप देख पाएंगे जो आपका P1 प्रोग्रामर है वो डेल लैपटॉप यूज करके कोडिंग करेगा, जो P2 प्रोग्रामर है वो यूज करेगा लेनोवो लैपटॉप। तो आई समझ आपको लूज कपलिंग? आई, वेरी गुड। सर मींस लैपटॉप में चेंज करने से अगर प्रोग्रामर पे इफेक्ट नहीं आता है, बिल्कुल 100% करेक्ट। लैपटॉप में चेंज करने से अगर प्रोग्रामर पे इफेक्ट नहीं आता है तो अपन मानते हैं प्रोग्रामर और लैपटॉप लूजली कपल्ड क्लासेस हैं। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? अपन मानेंगे प्रोग्रामर और लैपटॉप लूजली कपल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब आप याद करो, क्या आपने कभी ऐसा करा है कोर जावा में कि न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई ऑब्जेक्ट पास करा? बिल्कुल करा है। ये देखो, स्कैनर के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर फॉलोड बाय सिस्टम डॉट इन। आज तक आपको नहीं मालूम था ना कि ये डीआई है। आज आपको पहली बार पता चलेगा कि ये डीआई हो रहा है। दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। राइट, मतलब स्कैनर कीबोर्ड को यूज कर रही है। जी हाँ, स्कैनर कीबोर्ड को यूज कर रही है। राइट, और आज आप इसको कीबोर्ड दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कुछ और दे पाए? बिल्कुल पॉसिबल है ना। लेकिन स्कैनर में तो है। पर आप मुझे बताइए, क्या हमारे प्रोग्रामर के लिए पॉसिबल है कि वो लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप यूज करे? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। इस कोड में नहीं पॉसिबल है। जितने लोग यस कह रहे हैं एक बार फिर चेक करें। अगर आपको लग रहा है हाँ सर पॉसिबल है, ओके, लेट्स डू दिस। सर इफ एनी प्रोग्राम वांट्स टू यूज डेस्कटॉप, बिल्कुल 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 भूपेंद्र, उसी की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूं, उसी की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूं। तो लैपटॉप के टर्म्स में प्रोग्रामर क्लास लूजली कपल्ड है, राइट, है ना। डिवाइस के टर्म्स में नहीं है। क्या बोलते हो? डिवाइस के टर्म्स में नहीं है, लैपटॉप के टर्म्स में है, समझ रहे हो, है ना। अब डिवाइस के टर्म्स में नहीं है, इससे मेरा क्या मतलब है? तो इससे मेरा क्या मतलब है ये समझने के लिए मैं डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। यहां हमारे पास एक डेस्कटॉप क्लास भी है, हाँ है ना। ठीक है, ये रहा मान लीजिए डेस्कटॉप का एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये ले रहा है पैरामीटर में डेस्कटॉप का नाम, ओके। ठीक है, यहां मैंने कहा सिस आउट। ठीक, यहां मैंने कहा क्रिएटिंग डेस्कटॉप, किसका ले लें? एचपी का ले लें। ठीक है, प्लस नेम, चलिए एचपी का नाम पास कर देंगे। डेस्कटॉप के पास भी राइट कोड है ना। तो मैंने कहा यहां पब्लिक वॉइड राइट कोड। एग्जैक्टली बोलो तो वही मेथड जो लैपटॉप के पास था, स्टार्ट, सॉरी नॉट राइट कोड। डेस्कटॉप के पास भी अपन स्टार्ट रखते हैं, है ना। ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको प्रॉपर यूज समझ में आएगा इस एग्जाम्पल में। तो मैंने कहा पब्लिक बुलियन स्टार्ट डेस्कटॉप स्टार्टेड। ठीक है, ओके। ठीक, अब ये मेरा प्रोग्रामर क्लास है। अच्छे से देखिएगा, क्या प्रोग्रामर क्लास लैपटॉप क्लास को ही यूज कर रही है? कर रही है ना। और उसका कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में लैपटॉप ले रहा है, ले रहा है ना। अब अगर मैं यहां जो सेकंड वाला प्रोग्रामर है, वॉच वेरी केयरफुली, मैं सेकंड वाले प्रोग्रामर को डेस्कटॉप देना चाहता हूं, पॉसिबल है? एक कंपनी में दो लोग काम करें, कंपनी एक को लैपटॉप और एक को डेस्कटॉप दे। एक का वर्क फ्रॉम होम है, एक का वर्क फ्रॉम ऑफिस है। गॉट इट? ठीक है, तो जिसका वर्क फ्रॉम होम है उसको तो दे दिया है लैपटॉप, और जिसका वर्क फ्रॉम ऑफिस है उसको दे दिया है डेस्कटॉप। आरती क्यों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? आरती अनम्यूट करूं? ये नो किस कंटेक्स में था?
चलूं आगे, चलूं, कोई डाउट? ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने कहा डेस्कटॉप ओबीजे इक्वल टू न्यू डेस्कटॉप। रिपीट करूं, राज का कहना है, राज मैं ये बोल रहा हूं, एक कंपनी में मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, यस और नो? कर रहे हैं। कंपनी हर प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने के लिए डिवाइस देगी, देती है कंपनी। जब आप अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं ना, तो वो आपको डिवाइस देते हैं, और उनका अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो डिवाइस को इतना सिक्योर रखते हैं कि उसका कंटेंट लीक नहीं होगा, ना उस पर कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलेगी, ना कुछ चलेगा। आप इसे जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, आप इस बात को जानते होंगे, एम आई राइट? बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड लैपटॉप है, व्हाट्सएप भी नहीं खोलेंगे आप उस पर, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड करेंगी लैपटॉप अपनी तरफ से, या डेस्कटॉप करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में दो प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, एक प्रोग्रामर को कंपनी लैपटॉप देना चाहती है, एक को डेस्कटॉप देना चाहती है? इज दिस पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं अपने कोड में इस अरेंजमेंट को कैसे लाऊं? कैसे लाऊंगा मैं? राइट, अब आप चेक करिए, मैंने कहा डेस्कटॉप ओबीजे टू इक्वल टू न्यू डेस्कटॉप, चलो डेस्कटॉप बना दिया मैंने। बन जाएगा इस लाइन से डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट कि नहीं बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर डेस्कटॉप का तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां से मैंने पास कर दिया डेस्कटॉप का नाम, मेरा डेस्कटॉप मान लो एचपी का डेस्कटॉप है। बट अगर मैं यहां पर ये बोलने वाला हूं, अगर मैं ये कहता हूं ओबीजे टू, तो आप मुझे बताइए क्या मेरी प्रोग्रामर क्लास इस ओबीजे टू को एक्सेप्ट करेगी एज एन आर्ग्यूमेंट? सबसे पहले तो अपन देखें इस पे एरर क्यों आ रही है। डेस्कटॉप पे एरर आनी तो नहीं चाहिए। डेस्कटॉप, ओके 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 ओके, डेस्कटॉप में मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है, और यहां मैंने कहा है डेस्कटॉप ओबीजे इक्वल टू न्यू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, सो लेट्स इंपोर्ट एट। फाइन, डेस्कटॉप को अपन ने कर लिया इंपोर्ट, इंपोर्ट क्लास, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, मुझे लाइन नंबर 17 पे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैं जो पास कर रहा हूं दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप डेस्कटॉप, जबकि मेरे प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? मेरे प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर को चाहिए लैपटॉप। दिक्कत दिख रही है? अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करा जाए? तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर सॉल्यूशन है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सॉल्यूशन क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सॉल्यूशन है कि आप यूज करेंगे अपने कोड के अंदर समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटरफेसेस। सबने नाम सुना है? सुना है? वेरी गुड। हैव यू हर्ड अबाउट इंटरफेस? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो लेट मी ओपन पेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, अगर मैं एक इंटरफेस बना लूं, बना सकता हूं मैं एक इंटरफेस, है ना? ध्यान से देखना, इंटरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको समझ में आएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स इंटरफेस के बारे में ये जानते हैं, इंटरफेस हमें, बिल्कुल, इंटरफेस हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करने देता है। आज आप देखेंगे इंटरफेस आपको लूज कपलिंग भी करने में हेल्प करेगा, है ना। एक इंटरफेस बना लू कंप्यूटर के नाम से, बना सकता हूं? क्या लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों कंप्यूटर्स हैं? बना सकता हूं। इस इंटरफेस के अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं जिसका नाम होगा स्टार्ट। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है? हाँ, ये पब्लिक भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है। जब तक आप जावा को इंटरफेस में अपनी तरफ से कोई मॉडिफायर नहीं दे रहे हैं, डिफॉल्ट इज पब्लिक एंड डिफॉल्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, क्या यह संभव है कि मैं दो क्लासेस बनाऊं? गौर कीजिएगा, एक क्लास का नाम मैं दूं लैपटॉप, एक क्लास का नाम मैं दूं लैपटॉप। लेट मी इंक्रीज द साइज, ठीक है। क्या ये लैपटॉप क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है कंप्यूटर इंटरफेस को? यस, आई कैन से इंप्लीमेंट्स कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को इंप्लीमेंट कर लेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करा, और ये अपने तरीके से ओवरराइड कर सकती है स्टार्ट मेथड को। बिल्कुल, ये अपने तरीके से स्टार्ट को ओवरराइड कर दे, है ना। और ओवरराइड करते वक्त पब्लिक लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में मेथड्स का डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड डिफॉल्ट होता है ना। और ओवरराइड करते वक्त एक्सेस मॉडिफायर क्या देना चाहिए? ओवरराइड करते वक्त एक्सेस मॉडिफायर लेस रेस्ट्रिक्टिव दे सकते हैं या सेम दे सकते हैं, और पब्लिक से लेस रेस्ट्रिक्टिव कोई होता नहीं है। एम आई राइट? है ना, वेरी गुड। ठीक, और इसी तरह से अब मैं एक और क्लास बना लूं। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास कौन सी है? ये क्लास होगी मेरी डेस्कटॉप क्लास। समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरी डेस्कटॉप क्लास है, ठीक है। आपको लगेगा सर इससे होगा क्या? आपने तो अननेसेसरी कोड बढ़ा दिया। बढ़ा नहीं दिया, मैंने लूज कपलिंग अचीव करने की तरफ पहला स्टेप बढ़ाया है, ठीक है। अब जो हमारी प्रोग्रामर क्लास है, एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली,
जो हमारी प्रोग्रामर क्लास है, क्या हम अपनी प्रोग्रामर क्लास के अंदर rather देन क्रिएटिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर का? जल्दी जल्दी बोलिए। क्या अपनी प्रोग्रामर क्लास में डेस्कटॉप और लैपटॉप की जगह हम रेफरेंस कंप्यूटर का क्रिएट कर सकते हैं? कंप्यूटर कॉम, कैन आई से दैट? वेरी गुड। और आपको याद है ना, जावा में पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड को पॉइंट कर सकता है, करेक्ट? तो ये जो कंप्यूटर का रेफरेंस मैं बना रहा हूं, अगर जरूरत पड़ती है, कैन आई आस्क दिस रेफरेंस टू पॉइंट टू अ लैपटॉप? यस। एंड कैन आई आस्क दिस रेफरेंस टू पॉइंट टू अ डेस्कटॉप एट अदर मोमेंट ऑफ टाइम? तो मेरे को कितने रेफरेंस बनाने पड़ेंगे? मेरे को एक ही रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना, कंप्यूटर टाइप का एक ही रेफरेंस बनेगा, और वो एक रेफरेंस फॉर वन ऑब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड विद लैपटॉप, फॉर अनदर ऑब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड विद डेस्कटॉप. This is another level of loose coupling, or this is another level of defeating tight coupling. क्लियर हुआ? करें अब इसका कोड प्रैक्टिकली. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा इंटरफेस का यूज बताओ जावा में, तो सबसे पहला जवाब देकर आइएगा लूज कपलिंग. इज दिस क्लियर? दिस इज, या दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म आदिल, बिल्कुल सही. बट ये लूज कपलिंग है. सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इंटरफेस का ये, है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस पे सपोर्ट करता है, कॉमन चीजों को एक जगह डिक्लेयर कर देता है, वो सब सेकेंडरी है. प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटरफेस इज जस्ट वन, एंड दैट इज इट ऑफर्स लूज कपलिंग. क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब करिए इसको इंप्लीमेंट. तो सबसे पहले अपन चलते हैं बीन्स में. बीन्स में आकर लेट्स डिजाइन अ क्लास, सॉरी नॉट क्लास, लेट्स डिजाइन एन इंटरफेस. सो न्यू, न्यू में अपन गए और अपन ने क्रिएट करा इंटरफेस. इंटरफेस का नाम मैंने दिया कंप्यूटर. कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर मैंने डिक्लेयर करा वॉइड स्टार्ट. ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ एज अ डेवलपर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप इसके आगे अपनी तरफ से दो कीवर्ड और जोड़ दीजिए, एक पब्लिक और एक एब्स्ट्रैक्ट. हालांकि एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट मानकर चल रही है इंटरफेस का हर मेथड पब्लिक है, इंटरफेस का हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है. इज दिस क्लियर? वेरी गुड. अब आप अपनी लैपटॉप क्लास में आइए और अपनी लैपटॉप क्लास को बोलिए इंप्लीमेंट कर ले किसको? इंप्लीमेंट कर ले ये कंप्यूटर को, राइट? इसको बोलिए ये कंप्यूटर को कर ले इनहेरिट. ठीक है, जैसे ही ये कंप्यूटर को इनहेरिट करेगी, स्टार्ट इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, करेक्ट? इसका मतलब इनहेरिटेंस या क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करती है, तो रूल फॉलो हो गया कि उसे इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करने. यस, बिल्कुल राइट. इसी तरह से आइए डेस्कटॉप क्लास में. डेस्कटॉप क्लास को भी बोलिए इंप्लीमेंट कर ले ये किसको? इंप्लीमेंट कर ले ये भी कंप्यूटर. ठीक है, इसके पास भी अब हमारे पास स्टार्ट अवेलेबल हो गया है. बी क्विक, बी क्विक, फटाफट हो गया स्टार्ट अवेलेबल. यस, इसके पास भी स्टार्ट. अच्छा, वहां मैंने वॉइड करा है, रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी. लेट्स मेक इट बूलियन. ओवरराइड करते वक्त आपको रिटर्न टाइप भी सेम रखनी है, तो मैं यहां कहूंगा वॉइड की जगह बूलियन. ठीक है, तब जाकर वहां पर कोड हमारा काम करेगा. इंटरफेस इंस्टेड ऑफ वॉइड लेट्स गो फॉर बूलियन. ठीक है, अब ये हमारा इंटरफेस हो गया. लैपटॉप ने इसको प्रॉपरली ओवरराइड करा स्टार्ट को, डेस्कटॉप ने भी इसको प्रॉपरली ओवरराइड करा. नाउ द मैजिक, मैजिक होगा इनसाइड प्रोग्रामर क्लास. नाउ इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एलटी एज अ लैपटॉप रेफरेंस, we'll declare a reference of type computer. Let's call it com, right? Private computer com. ठीक है, और यहां पर इस कंस्ट्रक्टर को हटाकर अपन जनरेट करवाते हैं जनरेट सोर्स. विल गो टू जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स और जनरेट करवा देते हैं इसका कंस्ट्रक्टर. सुपर की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुपर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जावा लगा ही देगी. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अब क्या हो रहा है. अब मुझे बताइए सबसे पहले तो इस कोड को देखकर प्रोग्रामर के पास कौन सा कंप्यूटर है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं पता. ये पता लगेगा रन टाइम पे. नहीं मालूम इस कोड को देखकर के प्रोग्रामर के पास कौन सा कंप्यूटर है. कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट को क्या पास करा जाता है. अब आप नोटिस करिए, जो मेरा प्रोग्रामर P1 है उसको मैं लैपटॉप पास कर रहा हूं, जावा उसे एक्सेप्ट कर रही है. जो मेरा प्रोग्रामर P2 है उसको मैं OBJ2 पास कर रहा हूं, विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेस्कटॉप, जावा इसको भी कर रही है एक्सेप्ट. इट कैन बी ऑफ एनी इंप्लीमेंटिंग क्लास ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेटली 100%, राइट. तो अब अगर मैं कोड रन करूं, ठीक, तो आप नोटिस करिए, बल्कि और मैं क्लैरिटी ला देता हूं, क्रिएटिंग लैपटॉप और यहां लिख देते हैं क्रिएटिंग डेस्कटॉप. बिल्कुल ठीक है. ठीक, और जो हमारा राइट कोड है, हमारे प्रोग्रामर के राइट कोड को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. रादर देन LT, लेट्स मेक इट com.start. कर सकते हैं?
ठीक है ना। और अगर बूलियन रिटर्न हो रहा है तो एक कंडीशन भी लगा दें कि अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब डिवाइस स्टार्ट हो गया है, कोडिंग की जा सकती है। एम आई राइट? डिवाइस स्टार्ट हो गया है, कोडिंग की जा सकती है। एल्स अगर रिटर्न वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब डिवाइस स्टार्ट नहीं हुआ है, कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो एल्स वाले पार्ट में आई कैन राइट सिस आउट फॉलोड बाय माई मैसेज कैन नॉट, या डिवाइस नॉट स्टार्टेड कैन नॉट राइट कोड, कैन नॉट राइट कोड। राइट, ये हो गया हमारा इफ एल्स वाला पार्ट। अब इसको सेव करिए, चलाइए। अब आप यूज प्रोग्रामर में आकर नोटिस करिए, जब आप रन करेंगे इसको तो आपका जो पहला प्रोग्रामर है P1, ही इज मेकिंग यूज ऑफ अ लैपटॉप। दूसरा प्रोग्रामर है, ही इज मेकिंग यूज ऑफ अ डेस्कटॉप। आया समझ? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखें, तो अपन चलें सेटर की तरफ। चलें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये थी बात कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की। वी हैव अनदर वे ऑफ मैनेजिंग डिपेंडेंसीज। सुपर कीवर्ड करके कंट्रोल कर सकते हैं क्या? किसको अभिषेक? मैं समझा नहीं, किसको कंट्रोल करना है? अनम्यूट करिए प्लीज, माइक ऑन करिए। जी अभिषेक बोलिए। हेलो सर। जी अभिषेक बोलिए। सर, जैसे आपने बताया था OBJ1 और OBJ2 है, तो हाँ जी। सुपर डॉट OBJ2 लगाकर सर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा पहले कहाँ करें। कहाँ सुपर लगाने की बात कर रहे हैं आप? सर, न्यू प्रोग्रामर के अंदर सर, जी सर यही पे। यहां सुपर कैसे लगा सकते हैं अभिषेक? सुपर स्टैटिक के अंदर आता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आता भी तो यूज प्रोग्रामर में अगर आप सुपर बोलेंगे तो आप किसको रेफर करेंगे? किसी भी क्लास में सुपर बोलते हैं तो किसको रेफर करते हैं? उसकी पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास। और यूज प्रोग्रामर की पेरेंट कौन है? सर, प्रोग्रामर। नहीं, यूज प्रोग्रामर की पेरेंट प्रोग्रामर कहाँ है? सर यूज मैं भूल प्रोग्रामर की गया। पेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर कोई क्लास किसी को इनहेरिट ना करे तो फिर ऑब्जेक्ट को करती है ना इनहेरिट। तो सुपर तो बोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट सुपर अलाउड ही नहीं होता स्टैटिक ब्लॉक्स या स्टैटिक मेथड्स के अंदर। अगर मैं यहां सुपर डॉट बोलने की कोशिश भी करूंगा ना, समथिंग लाइक दैट, देखिए सुपर लिखा मैंने और मैंने कुछ कहा सुपर से रिलेटेड, मान लो मैंने कहा सुपर डॉट समथिंग, सुपर डॉट ए, तो पहले ही चेक करिए सुपर को लेकर क्या बोला जा रहा है। मैसेज पढ़िए, पढ़ पा रहे हैं? कैन नॉट यूज सुपर इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सुपर नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस से रिलेटेड कीवर्ड है, और स्टैटिक चीजों का इंस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं होता। राइट सर, मैं भूल गया था स्टैटिक ओके लैंग्वेज। ओके ओके, नो इश्यूज। हाँ जी, बाकी लोग बताएं, क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड। ओनली फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड इमीडिएट पेरेंट मेथड, बिल्कुल सही। ठीक है, नाइस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब अपन करने जा रहे हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, किसकी मदद से? सेटर्स की मदद से। ठीक है, अब ये क्या है, तो लेट्स कॉपी दिस। अच्छा, ये कोड्स आपको मैं शेयर भी कर दूंगा और ये कोड स्लाइड में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सारे कोड स्लाइड में है, और मैं पूरा कोड्स का मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से देखो, समझो और खूब सारे डाउट पूछो, बस इतना ही करना है। कोड की चिंता मत करिए, जो कोड मैं करवाऊंगा वो मैं शेयर कर दूंगा। जो आप लोग को असाइनमेंट के तौर पे मिलेंगे वो आपको करने होंगे, और बाकी ये सारे कोड स्लाइड में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम स्लाइड नंबर 3 पे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्यूटर वाला कोड, जिसमें मैंने कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर के पास दो चाइल्ड क्लासेस बनाई मैंने, लैपटॉप और डेस्कटॉप, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करके प्रोग्रामर में कंप्यूटर को इंजेक्ट करा। ठीक है, पास करा ये चीज मैंने मेन से। क्लियर है? चलो आगे। है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कोड में। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे मैंने क्या करा है, ये क्या है, ये क्या करा है मैंने, ये मैंने डायरेक्ट लैपटॉप का ऑब्जेक्ट पास कर दिया बिना लैपटॉप का रेफरेंस बनाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको जावा में बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अगर आपने ना देखा हो तो सीखिए। जावा कहती है अगर तुमको कोई ऑब्जेक्ट कहीं पास करने के लिए चाहिए, तो क्या मतलब है जबरदस्ती तुम उसका एक रेफरेंस बना के बैठो। आप नोटिस करो, मैंने जो मेल लिखा था उसमें लैपटॉप का एक ओबीजे नाम का रेफरेंस बनाया था, बनाया था ना। इस रेफरेंस का खाली इतना ही यूज था ना
कि लैपटॉप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, तो जावा कहती है आप तो ऐसे भी पास कर सकते हो, इट इज मच मोर बेटर। जबरदस्ती के एक रेफरेंस की बाइंडिंग आप बचा दोगे ऑब्जेक्ट से, अननेसेसरी गार्बेज कलेक्टर को परेशान नहीं होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रिक बहुत स्प्रिंग में आप यूज करते हुए देखेंगे, मैं भी करूंगा और प्रोफेशनल्स भी बहुत यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत सिर्फ एक जगह पर है, तो उसको रेफरेंस में डालकर रेफरेंस पास करने की बजाय डायरेक्ट पास कर दीजिए। आया समझ? वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन सेटर इंजेक्शन। ठीक है, सेटर इंजेक्शन में क्या करना है? तो सेटर इंजेक्शन में ये करना है, बहुत सिंपल है। आप अपने प्रोग्रामर क्लास में चलिए और आप यहां से कंस्ट्रक्टर हटा दीजिए। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हटा दें तो क्या बना दें? आप एक सेटर मेथड बना दीजिए जो इस कंप्यूटर के रेफरेंस को सेट कर दे। सेटर कैसे बनाएंगे? सेम, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद सोर्स में जाइए, सोर्स में जाने के बाद इस बार बोलिए जनरेट गेटर एंड सेटर। राइट क्लिक करिए, हालांकि आपके काम का गेटर नहीं है, बट मैं अभी जनरेट करवा देता हूं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर दिया मैंने और जनरेट कर दिया। ठीक, अब आप नोटिस करिए इस लाइन को, ये क्या है? तो ये एक सेट कॉम्प नाम का मेथड है, जो पैरामीटर में बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह कंप्यूटर का रेफरेंस ले रहा है और इस लाइन से कंप्यूटर के रेफरेंस को कॉम के साथ कर रहा है कनेक्ट। अब आपकी जो यूज प्रोग्रामर क्लास है उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। यस, यूज प्रोग्रामर को बदलना पड़ेगा। अब आप यूज प्रोग्रामर में यहां ओबीजे नहीं पास कर पाएंगे, तो किधर कर पाएंगे? फिर आप पास कर पाएंगे बाय राइटिंग P1 डॉट सेट कॉम, बिल्कुल सही, और यहां पास कर दीजिए ओबीजे, लेट्स कॉल इट ओबीजे। हाँ चलिए, इसको ओबीजे ही रहने देते हैं। और यहां से भी आप पैरामीटर हटाइए, और जब आप प्रोग्रामर P2 बना दें तो आप लिख दीजिए P2 डॉट सेट कॉम, और पैरामीटर में आप पास कर दीजिए OBJ2। आ रहा है समझ? इज दिस क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड। प्रोग्रामर को सेव करिए तो वहां एरर हट जाएगी, है ना? ठीक, अब ये डिस्कशन हम स्प्रिंग में करेंगे कि सर दोनों में अच्छा कौन है ना? ये आगे की बात है। अभी के लिए दोनों तरीके पढ़ लीजिए, आप इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं और आप इंजेक्शन सेटर से भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, है ना? अच्छे वाला केस लेंगे हम स्प्रिंग में, वहां कुछ क्लॉजेज हैं जिनके बेस पर कहा गया है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर में कब किसको यूज करना चाहिए। अभी तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर मैं कोड रन करता हूं, आउटपुट में मुझे कोई चेंज नहीं दिखेगा। प्रोग्रामर 1 अभी भी यूज कर पा रहा होगा लैपटॉप और प्रोग्रामर 2 यूज कर पा रहा होगा डेस्कटॉप। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब एक सवाल आपके लिए, क्या मैं एक ही प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट पे दोनों यूज कर पाऊंगा, कंस्ट्रक्टर भी और सेटर भी? आप यस और नो का जवाब सोचो, तब तक मैं इसको एक नए प्रोजेक्ट में कॉपी करता हूं ताकि ये कोड हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैंने इसको कॉपी करा। चैलेंजेस, एक ही प्रोग्रामर में दोनों करने हैं मुझे, अलाउड है क्या? और अगर अलाउड है तो फिर हु इज गोइंग टू विन? ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। सोर्स में गया, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और कह दिया कॉम के नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दो, सुपर को मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है, टू कीप थिंग सिंपल मैं एक ही प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, है ना? ये वाला पार्ट को मैं ड्रॉप कर देता हूं। बट जो मैं सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि मैं डेस्कटॉप का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैंने डेस्कटॉप का भी ऑब्जेक्ट बनाया, लैपटॉप का भी ऑब्जेक्ट बनाया, और जो प्रोग्रामर P1 है उसको मैंने पास करा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से लैपटॉप का ऑब्जेक्ट, और सेटर इंजेक्शन से मैंने पास करा डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट। नहीं, अभी क्या होगा, एज ऑफ नाउ क्या होगा रहमत? हमने दोनों कर लिए। क्या जावा एक्सेप्शन देगी? क्या जावा एरर देगी? क्या जावा नॉनसेंस आउटपुट देगी? क्या करेगी जावा? मैंने डिपेंडेंसी 2 बार इंजेक्ट कर दी, एक बार प्रोग्रामर बनाते वक्त इंजेक्ट कर दिया उसमें लैपटॉप, और बाद में सेटर से इंजेक्ट कर दिया मैंने डेस्कटॉप। इसको मैं हटा रहा हूं, सेटर से मैंने इंजेक्ट कर दिया डेस्कटॉप। तो अब प्रोग्रामर किस पे कोड लिखेगा? गलत नमन, गलत, डेस्कटॉप चलेगा, डेस्कटॉप चलेगा। अच्छा चलो आउटपुट देखो, आउटपुट देखो क्या आ रहा है। प्रोग्रामर के पास क्या पहुंचा, चेक करो, नोटिस करो, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट जरूर बना, लेकिन प्रोग्रामर किसको यूज कर रहा है? प्रोग्रामर तो यूज कर रहा है अभी भी डेस्कटॉप को कर रहा है। और कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात है बेटा, आपने प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त लैपटॉप पास करा करा करा, यस और नो? उसके बाद आपने सेटर कॉल कर दिया। एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दो,
अगर मैं जावा में कहता हूं इंट ए इक्वल टू 10 और फिर कहता हूं ए इक्वल टू 20, तो क्या 20 10 को रिप्लेस नहीं कर देगा? तो यही तो करा आपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ। आपका ये जो सेटर है ये रिप्लेस कर देगा ना लैपटॉप को। बस वही हो रहा है आपके साथ, है ना। इसका मतलब दो डिपेंडेंसी करी तो जा सकती हैं, बट सेकंड डिपेंडेंसी फर्स्ट वाली को रिप्लेस कर देगी, ये भी श्योर बात है। यस और नो? है ना, वेरी गुड। और अगर मैं सेटर को पहले कॉल कर लूं, कंस्ट्रक्टर बाद में करूं, तब क्या होगा? प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल करूं, सेटर पहले कॉल कर दूं, तब क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। नो चेंज। अरे कैसी बात कर रहे हो, नो चेंज भाई? संदीप पॉसिबल ही नहीं है संदीप। क्या ये पॉसिबल है कि प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बने उससे पहले ही हम सेटर कॉल कर लें? संभव है ये? इम्पॉसिबल है। देखो, अगर मैं लाइन नंबर 16 को कट करूं और लाइन नंबर 15 के ऊपर पहुंचा दूं, जावा अलाउ करेगी मुझे कि तुम पहले सेटर कॉल कर लो, फिर बाद में मन करे तो ऑब्जेक्ट बना देना, ये तो कोई बात नहीं, चलेगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंस्ट्रक्टर और सेटर दोनों हुए, ऑब्वियस सी बात है सेटर विल विन। एम आई राइट? अगर कंस्ट्रक्टर और सेटर दोनों हुए, ऑब्वियस सी बात है सेटर विल विन। बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार करेगा, सेटर मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। सही है। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, अब तीसरे वाले पे जरा एक नजर डाल लीजिए। सर जनरली वी यूज वन वे, नहीं नमन। हाँ, एक ऑब्जेक्ट के साथ हम एक ही तरीका लेते हैं, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग तरीके लगते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द यूज केस, है ना। अगर प्रेफरेंस की बात करते हो, तो अगर स्प्रिंग की मैं बात करूं जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो स्प्रिंग बोलता है पहली चॉइस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की लो। ये उसका कहना है। उसका रीजन है जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। वाई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर सेटर इंजेक्शन। हाँ, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑब्वियस सी बात है आप एक ही यूज कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा नजर डाल लीजिए तीसरे वाले तरीके पे, है ना। तीसरे वाला तरीका क्या है? तीसरा वाला तरीका है फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन वो टेक्निक है जो ये अलाउ करती है कि अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं, भूपेंद्र, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कैसे होगा? या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होगा और या आपका कंस्ट्रक्टर होगा। और अगर आपको लग रहा है सर मैं तो इस कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं जो नॉन पैरामीटराइज्ड है, तो भूपेंद्र ये तो नॉन पैरामीटराइज्ड हुआ ना, डिफॉल्ट कैसे हुआ? डिफॉल्ट तो वो कंस्ट्रक्टर होता है ना जो आपने बनाया है। सर फ्लो बता दीजिए, डेस्कटॉप कैसे चला? जी बिल्कुल बता देता हूं। डेस्कटॉप कैसे चला, देखिए। क्या हुआ कि डेस्कटॉप चल गया, है ना। एक काम करते हैं, इस पूरे कोड को अपन कॉपी करके लेकर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर वाला कोड उठाते हैं। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? एवरीवन कैन सी दिस व्हाइट बोर्ड? ठीक है, तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको कॉपी करा। डेस्कटॉप का कोड उठाते हैं। ये डेस्कटॉप का कोड कॉपी करा, पैकेज वगैरह छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ रेलिवेंट कोड ले रहा हूं। ये डेस्कटॉप का कोड है। ठीक है, देन मैंने कॉपी करा कोड फॉर लैपटॉप। ये लैपटॉप का कोड थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज कर दिया। ठीक, देन उसके बाद हमारी प्रोग्रामर क्लास, जो टारगेट क्लास है, उसको लेकर आते हैं। ये हमारी प्रोग्रामर क्लास, इसको मैंने कॉपी करा, इसको पहुंचाते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामर क्लास हो गई।
और फाइनली हमारी ड्राइवर क्लास है यूज प्रोग्रामर, इसको करते हैं अपन कॉपी। ठीक है, अब करिए आप मेरे साथ इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को ट्रेस। ठीक है, कभी भी कोड ट्रेस करें, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। इधर उधर कहीं से ट्रेस नहीं करना है, हमेशा करना है मेन से। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा इस लाइन का असर। सिंपल है, इस लाइन का असर ये होगा, एक ओबीजे नाम का रेफरेंस बनेगा, पॉइंट करेगा लैपटॉप के एक ऑब्जेक्ट को जिसमें पड़ा हुआ है डेल। एम आई राइट? ठीक है, ये लाइन से क्या होगा, ये लाइन से एक और रेफरेंस बनेगा OBJ2, पॉइंट करेगा एक और ऑब्जेक्ट को जिसमें पड़ा हुआ है HP। ऑब्जेक्ट डेस्कटॉप का है, ये भी क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोग्रामर P1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर OBJ। सबसे पहले मुझे बताइए हु इज P1, जल्दी क्विक, हु इज P1? वेरी गुड, P1 इज अ रेफरेंस। तो P1 के नाम पे एक रेफरेंस बना। ठीक है, फॉन्ट का कलर में थोड़ा सा बदल रहा हूं। अब ये जो P1 रेफरेंस है, ये पॉइंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को, करेगा प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट को, करेगा ना। और प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट में कॉम्प बैठा हुआ है, बैठा हुआ है कॉम्प, है ना। ठीक है, अब जब मैंने प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया तो पैरामीटर में क्या पास करा, लैपटॉप के डेस्कटॉप, लैपटॉप पास करा। तो ये जो कॉम का रेफरेंस है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ना, लैपटॉप वाले ऑब्जेक्ट से, डेल वाले से हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा P1 डॉट सेट कॉम, आर्ग्यूमेंट में OBJ2 पास करा, तो जो सेट कॉम्प मेथड है, इसके अंदर आपने ये लाइन लिखी हुई है, दिस डॉट कॉम्प इक्वल टू कॉम्प। तो क्या ये लाइन नया कॉम्प बनाएगी कि इसी कॉम्प को चेंज करेगी, इसी कॉम्प को चेंज करेगी। और क्या करेगी, जावा, जावा बोलेगी अब तुम इसको छोड़ दो पॉइंट करना, राइट। और किससे कनेक्ट करवा देगी जावा इसको, जावा इसको कनेक्ट करवा देगी जो आपने पैरामीटर में पास करा है उससे। वेरी गुड, आपने पैरामीटर में क्या भेजा है, आपने पैरामीटर में HP भेजा है, तो अब ये HP से कनेक्ट हो गया। बिल्कुल सही। तो अब जब राइट कोड आएगा तो आप नोटिस करिए, बिल्कुल सही, जब राइट कोड आएगा तो आप नोटिस करिए आउटपुट में HP वाला आएगा ना, जो कि डेस्कटॉप है। हाँ, एक चीज हो सकती थी, क्या मैं राइट कोड पहले कॉल कर लेता तो लैपटॉप यूज होता हुआ दिखता। अगर मैं सेटर से पहले राइट कोड लिख देता तो लैपटॉप यूज होता हुआ दिखता, हाँ तब दिखता, है ना। लेकिन अभी तो मैंने राइट कोड लास्ट में कराया, बीच में सेटर आ गया, तो सेटर ने कंस्ट्रक्टर द्वारा करे गए असाइनमेंट को चेंज करके कनेक्ट करवा दिया HP से। अनुराग, क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेलकम। सर अगर कंस्ट्रक्टर वाला बाद में और सेटर वाला पहले लिखे तो क्या होगा, मतलब मैं समझा नहीं, कहां बाद में और पहले लिखे मोनिका, क्लास में या कोड में, ड्राइवर क्लास में कि प्रोग्रामर क्लास में, कहां? मोनिका प्लीज अनम्यूट। ये तो अभी अपन ने करा ना। जी मोनिका बोलिए। हेलो जी मोनिका बोलिए। सर, एक मिनट। लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर 16 और 17 को अगर स्वैप कर देंगे तो फिर क्या होगा? मोनिका, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। कैसे कंपाइल हो जाएगा, अगर लाइन नंबर 17 को आप ऊपर ले गए तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ओके, हाँ। प्रोग्रामर वी आर P1 ट्राइंग टू बना कॉल द मेथड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है और ना। अगर हम P1 पहले बना दें लेकिन ठीक है, फिर सेटर एग्रीड बनाए, एग्रीड सेटर एग्रीड करें और एग्रीड थर्ड एग्रीड में। एग्रीड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रोग्रामर P1 पहले बना दे। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, प्रोग्रामर P1 पहले बना दे और फिर हम बोले P1 डॉट सेट कॉम। हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से पास कर दें हम लोग OBJ2। ठीक है, और उसके बाद हम लोग P1 को बोले अब तुम कनेक्ट हो अपने ऑब्जेक्ट से और अब तुम कोड लिखो, ऐसा कुछ। हाँ, आप बताओ आपको क्या लग रहा है। मुझे तो अभी भी मतलब सेम ही लग रहा है कि नल अपडेट हो पॉइंटर नहीं जाएगा। है बेटा, सिंटेक्स एरर है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, सिंटेक्स एरर है। देखो सिंटेक्स एरर क्यों है, नल पॉइंटर कब आएगा समझो। मोनिका कोड नहीं चलेगा, देखो क्या दिक्कत है। सबसे पहले मुझे बताइए मोनिका, मेन कौन है। ओके, मेन एक P1 मेथड, को कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला इधर। नहीं समझो समझो,
हाँ तो समझा। क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? नल पॉइंटर ही रहेगा क्योंकि नहीं P1 रहेगा में नल कुछ है ही पॉइंटर, नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूं, नहीं रहेगा नल पॉइंटर, समझो। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो आप, मेन कौन है? मेन एक मेथड मेथड है। है ना? हाँ। मेथड के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जावा उन्हें लोकल वेरिएबल मानती है। हम्म। क्या जावा लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करती है? नहीं। नहीं करती है। जावा इंस्टेंस वेरिएबल्स को करती है, स्टैटिक को करती है, लोकल को नहीं करती है। तो हम्म। P1 में क्या है मोनिका? नल भी नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते सर मेरे अनडिफाइंड। हिसाब से तो हाँ, अनइनिशियलाइज्ड है P1। तो हम्म। जावा क्या बोलेगी, सिंटेक्स एरर देते हुए बोलेगी P1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। आप देखो अगर मैं इसको चलाता हूं, पढ़िए, लिखा हुआ आ रहा है एरर एग्जिस्ट इन द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट। अगर मैं बोलता हूं नहीं लॉन्च मत करो और मैं यहां पॉइंटर जाके रखूं, तो एरर मैसेज पढ़िए, लोकल वेरिएबल P1 may not have been initialized। क्लियर? वेरी गुड। रहा सवाल नल पॉइंटर का, तो वो अब आएगी। क्या अब ये कोड कंपाइल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन P1 में अब नल है, राइट? क्योंकि P1 में नल है, क्या हम नल से कोई मेथड कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे ही आप इसको रन करोगे, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट क्या मिलेगा आपको? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चेक करिए, आ रही है नल पॉइंटर। लैपटॉप डेस्कटॉप के ऑब्जेक्ट बन गए, बाद में कोड क्रैश कर गया। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक जबरदस्त फायदा ये है कि जावा बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। स्प्रिंग तो अच्छी होगी होगी, जावा बहुत अच्छी हो जाएगी ना। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न स्प्रिंग पढ़ते वक्त जावा के आपको क्लियर होंगे। डिपेंडेंसी टारगेट क्लास में हैंडल की जाती है? नहीं, ना टारगेट में की जाती है ना डिपेंडेंट में की जाती है, दोनों के बाहर की जाती है। ओके शशांक, डिपेंडेंसी कभी टारगेट क्लास में हैंडल नहीं करते, वही तो हम कर रहे थे, वही तो खराब था। अगर डिपेंडेंसी का टारगेट क्लास में हैंडल कर लिया आपने, तो फिर डिपेंडेंट क्लास अगर चेंज होगी तो टारगेट को चेंज करना पड़ेगा। यही तो नहीं करते हैं अपन। समझ आ रहा है? सर सेटर इंजेक्शन कैन ब्रेक एनकैप्सुलेशन एक्सपोजिंग सेटर मेथड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना सुनील, आप किस तरह से अपना सेटर बनाते हो। गॉट इट? और सेटर एनकैप्सुलेशन कैसे वॉयलेट कर सकता है मुझे समझाओ। गेटर करता है एनकैप्सुलेशन को वॉयलेट। गेटर आपको प्राइवेट का एक्सेस देता है, सेटर एक्सेस थोड़ी देता है। सेटर तो आपको इनिशियलाइज करने देता है। डेफिनेटली वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स नमन, बट इन दैट केस फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो रखने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखने पड़ेंगे, एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप। दोनों कंस्ट्रक्टर तो बना लोगे तुम, लेकिन आपको नहीं लगता फिर आपको दो रेफरेंसेस लेकर चलना पड़ेगा? एक फालतू वेस्ट होगा क्योंकि उसमें नल पड़ा रहेगा, है ना? और फिर तुम्हें दो राइट कोड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें क्या पता कौन से ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइजेशन हुआ है। या फिर तुम्हें इफ एल्स लगाना पड़ेगा अपने राइट कोड में कि जो नल नहीं है वही कॉल करे स्टार्ट, है ना? इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो हमें कोड को कुछ ऐसे बनाना है कि मिनिमम चेंज के साथ हमारा कोड, हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो जाए। आई बात समझ? क्लियर हुआ? लौट चले वापस मेन पॉइंट पे। वेरी गुड, नाइस। चलिए, कमिंग बैक। अब ये है हमारा सेटर इंजेक्शन, ओ सॉरी, फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन क्या बोलता है? फील्ड इंजेक्शन ही बोलता है कि अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो आप उन प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर बैठकर डायरेक्टली कर सकते हैं एक्सेस, और डायरेक्टली डिपेंडेंसी असाइन कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा देखो, ये मेरी क्लास है प्रोग्रामर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रोग्रामर के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसका नाम है प्राइवेट कंप्यूटर कॉम। क्या एक्सेस मॉडिफायर दिया मैंने इसको? मैंने इसको एक्सेस मॉडिफायर दिया है प्राइवेट। बट मैं प्रोग्रामर क्लास के बाहर से इस कॉम को एक्सेस कर लूंगा, और मैं इस कॉम को चाहूं तो कनेक्ट कर दूंगा डेस्कटॉप से, चाहूं तो कनेक्ट कर दूंगा लैपटॉप से। और ये कनेक्टिविटी कहां करूंगा मैं? ये कनेक्टिविटी करूंगा मैं मेन में। लेकिन इसके लिए जो मैं तरीका लूंगा, वो तरीका बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया उस तरीके को, और उस तरीके का नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी उस कोड को समझने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा आप स्प्रिंग पढ़ लो, फिर मैं वापस लौटकर आपको ये कोड समझाऊंगा। कोड आपके सामने है, बट अभी उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये सारी क्लासेस में सबसे पहले तो आप नोटिस करिए, प्रोग्रामर क्लास के अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाया है, कोई कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है।
सीधे अपन आते हैं यूज प्रोग्रामर में, और जब आप इस पीस ऑफ कोड को रन करेंगे तो अल्टीमेटली ये पीस ऑफ कोड प्रोग्रामर में क्या इंजेक्ट कर देगा? अल्टीमेटली ये पीस ऑफ कोड प्रोग्रामर में इंजेक्ट कर देगा किसका ऑब्जेक्ट? लैपटॉप का ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं आप, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा। अभी घबराइएगा मत, बहुत ही डॉन्टिंग कोड लगेगा, डरावना टाइप का कोड। ये क्या हो रहा है सर, ये तो कभी देखा ही नहीं, ये कौन है फील्ड, ये कौन है न्यू इंस्टेंस, ये सब हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखिए, ये भी एक तरीका है और इससे भी आप डिपेंडेंसीज मैनेज कर सकते हैं, बट दिस इज लीस्ट रिकमेंडेड वे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्या मैं यहां बैठकर कॉम को एक्सेस कर पा रहा हूं? बिल्कुल कर पा रहा हूं। और ये कॉम्प वही कॉम्प है जो प्रोग्रामर क्लास में किस मोड में डिक्लेयर्ड है? जो प्रोग्रामर क्लास में प्राइवेट मोड में डिक्लेयर्ड है ना। और ये जो टेक्निक लगी है, ये नॉर्मली जावा में हम पढ़ते नहीं है, नॉर्मली लोग इसको नहीं जानते हैं। और इस टेक्निक का नाम क्या रखा गया है? इस टेक्निक का नाम रखा गया है रिफ्लेक्शन। ये टेक्निक आईडीज यूज करते हैं बनाते वक्त। जैसे आप याद करो, आप हर आईडी में देखते हो, आप जैसे ही लिखते हो स्कैनर केबी इक्वल टू न्यू स्कैनर, केबी डॉट लिखते ही सारे मेंबर की लिस्ट आ जाती है जो केबी के अंदर है, आ जाती है ना। आईडीज करते हैं ना, आईडीज यूज कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की टेक्निक आप पूछ रहे थे ना क्यों बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है रिफ्लेक्शन की टेक्निक कि वो स्प्रिंग और आपके लिए नहीं, वो आईडीज के लिए बहुत काम आती है। तो जितने भी जावा आईडीज हैं सब रिफ्लेक्शन यूज करके क्लास के अंदर के कंटेंट आपको लाकर दिखाते हैं। गॉट इट? तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें इस पे ज्यादा जाना ही नहीं है, ये इतना ज्यादा अच्छा तरीका ही नहीं है, ठीक है। बट इस पे लौटेंगे हम, कुछ टाइम बाद लौटेंगे, जब थोड़ा सा हम जावा में चीजों को और पढ़ लेंगे। बस इतना समझ लीजिए, आज से इस सवाल का जवाब यस है कि प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। क्या कहते हो आकांक्षा? समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज से सवाल का जवाब यस है कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्लास के बाहर से एक्सेस होते हैं, है ना। मैं अभी जानबूझ के इसको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी उस लेवल पे आप नहीं हो कि इस कोड को आप समझ पाओ, है ना। इसको इग्नोर कर दो। बस अगर कोई पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हाँ, एक फील्ड इंजेक्शन टेक्निक भी होती है। और इस पे ज्यादा टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं अपन? क्योंकि खुद स्प्रिंग ने वर्जन 4 ऑनवर्ड्स किसको रिकमेंड करना बंद कर दिया है? फील्ड इंजेक्शन को रिकमेंड करना बंद कर दिया है ना। और इसका प्रूफ है, देखो आप पूछो यहां से, स्प्रिंग से पूछो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग, है ना। लोग आपसे बोलेंगे यार फील्ड इंजेक्शन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। देखो उसके इंपॉर्टेंस में दिक्कत क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग, ठीक है। ये किसका डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके सामने आ रहा है? ये स्प्रिंग का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। खोलो इसको और देखो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कितने तरीके ऑफर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक तरीका है कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन, और दूसरा देखो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, सेटर। कहीं नहीं दिखेगा आपको फील्ड इंजेक्शन, कहीं दिख रहा है? ये उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, खत्म। गॉट इट? तो स्प्रिंग ने रिकमेंड करना बंद कर दिया, और हम ये सब पढ़ किसके लिए रहे हैं? ये सब पढ़ रहे हैं स्प्रिंग के लिए। तो जो पढ़ रहे हैं वो यूज ही नहीं होगा, रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए अपन को इससे दूर रहना चाहिए। बाकी इस पे बात करेंगे, थोड़े टाइम बाद इसको रिविजिट करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आता है स्प्रिंग की तरफ हमारा पहला स्टेप। अब ये बताइए, जो आज आपने 3-4 कोड्स बनाए उसमें आप डीआई कर रहे थे? ये सॉरी नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे कि स्प्रिंग कर रहा था? तो जवाब है हम कर रहे थे। स्प्रिंग कहां कर रहा था? डीआई हम कर रहे थे, है ना। वी वर राइटिंग द कोड फॉर डीआई। गॉट इट? बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कहना है कि अगर आप चाहें तो आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से डीआई परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्या ये बेटर होगा, क्या ये बेटर होगा कि मुझे ये 2 लाइनें भी ना लिखनी पड़े और प्रोग्रामर में अपने आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पहुंच जाए? क्या बोलते हो? होगा ना? क्या ये बेटर होगा? एक मिनट, इसको वापस पहले जैसे शेप में ले आऊं। क्या ये बेटर होगा कि मुझे ये लाइन भी ना लिखनी पड़े, ध्यान से देखना, लाइन नंबर 16, और प्रोग्रामर का भी ऑब्जेक्ट बन जाए? होगा। इसीलिए तो स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग पहला फायदा आपको क्या देता है? स्प्रिंग कहता है पहला फायदा ये है कि आप मुझसे ऑब्जेक्ट्स बनवा सकते हो, आई मैनेज योर ऑब्जेक्ट्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? राइट। अब एक बहुत कॉमन डाउट, जब मैंने लास्ट टाइम स्प्रिंग पढ़ाया था तो एक बहुत कॉमन डाउट कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स ने पूछा था।
उनको अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि सर हम लोग क्यों स्प्रिंग को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स बनाए, जब हम लोग न्यू से ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं और हम लोग डीआई कर पा रहे हैं, बन तो रहे हैं लैपटॉप डेस्कटॉप सबके ऑब्जेक्ट। तो गौर करिएगा, ये छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटा सा कोड है जिसमें कितनी क्लासेस हैं आपके पास जिनके आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? तीन। तीन के ही बना रहे हैं ना, लैपटॉप डेस्कटॉप और प्रोग्रामर। कल को जब आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहां हजारों क्लासेस होंगी, मानते हो आप? थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होंगी। और आप सोचो 100 ऑब्जेक्ट भी आपको अगर बनाने पड़ जाएं, आपको नहीं लगता आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो स्प्रिंग इसीलिए आया है कि वो आपके लिए पूरा ऑब्जेक्ट बनाना, उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना, सब कुछ कर लेगा। आपसे बस एक चीज मांगेगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका मुझे क्या प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, स्प्रिंग पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करेगा। जब मैं लाइफ साइकिल बोल रहा हूं तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों आ रहे हैं उसमें। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। बस स्प्रिंग आपसे एक चीज मांगेगा, और वो क्या है? इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी बताया था, सॉरी सेकंड डे पे, जब मैंने आपको स्प्रिंग के मॉड्यूल्स बताए थे और मैं कहा था हमको स्प्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। डिड आई से दिस? हमको स्प्रिंग को प्रोवाइड करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले कि हम ये पढ़ें स्प्रिंग डीआई कैसे परफॉर्म करता है, हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि स्प्रिंग जब डीआई करता है ना तो वो एक स्पेशल स्पेशल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज करता है। आखिरी के 10 मिनट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगले लेक्चर का, सैटरडे के लेक्चर का बेस है ये। तो स्प्रिंग कहता है अगर आपको मेरे से डीआई करवाना है तो मेरा एक कंपोनेंट यूज करना होगा, और उस कंपोनेंट का नाम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एवरीवन प्लीज टाइप इट। वेरी गुड, उसका नाम है आईओसी कंटेनर। उसका नाम है आईओसी कंटेनर। तो अगर कोई बोलता है स्प्रिंग कैसे करता है डीआई, तो स्प्रिंग डीआई करता है विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर। अब इससे पहले कि हम ये पढ़े आईओसी कंटेनर क्या है, हमें पहले ये पढ़ना चाहिए आईओसी क्या है। डू यू एग्री? आईओसी से ही आईओसी कंटेनर जुड़ा है। गुड, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये मैंने आपको फर्स्ट डे स्प्रिंग का या किसी भी फ्रेमवर्क के बेनिफिट के तौर पे समझाया था, ठीक है। आईओसी का मतलब क्या होता है? आईओसी का मतलब ये होता है कि फ्रेमवर्क्स ये बोलते हैं कि आपके कोड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें दे दीजिए, हम आपके कोड के उस सेक्शन को हैंडल कर लेंगे। अभी आपने देखा प्रोग्रामर लैपटॉप वाले एग्जांपल में सब कुछ हम कोड कर रहे थे, हम ही बना रहे थे प्रोग्रामर, हम ही बना रहे थे लैपटॉप, हम ही डिपेंडेंसी मैनेज कर रहे थे, सब कुछ हम ही कर रहे थे, है ना। तो स्प्रिंग का कहना है कुछ काम आप इसमें से मुझे हैंड ओवर कर सकते हैं, और जब हमारा कोड फ्रेमवर्क हैंडल करता है, फ्रेमवर्क उसको अपने तरीके से मैनेज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। सपोज करिए आप स्टूडेंट हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी होंगे। ये बताइए एज अ स्टूडेंट आपका मेन टास्क क्या है? तो आपका जवाब होगा सर पढ़ना, टेक्नोलॉजी सीखना। एम आई राइट? है ना, आपका मेन टास्क है पढ़ना सीखना, राइट। अब सपोज करिए आपको स्प्रिंग सीखना है, सपोज करिए आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना है, राइट। तो आप मुझे बताइए क्या आप बिना कोचिंग ज्वाइन करे, बिना किसी मेंटर के स्प्रिंग पढ़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ सर पढ़ तो सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एम आई राइट? पढ़ सकते हैं ना। आज की डेट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि स्प्रिंग पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है वो राइट रिसोर्स आप ही को अरेंज करना पड़ेगा ना। सबसे पहले दिमाग में यूट्यूब आएगा, यूट्यूब पे आपको 10 12 15 ट्यूटोरियल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है ना कि पहला ही वीडियो आपको ऐसा मिल जाए जो आपको पूरा पूरा समझ में आए, राइट। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बात नहीं बनी, फिर यूट्यूब पे बात नहीं बनी तो फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरा देखेंगे, यूडेमी पे जाएंगे, कोर्सेरा पे जाएंगे, कहीं जाएंगे जहां हमको कुछ कंटेंट, चलो कंटेंट मिल गया। अब कंटेंट के साथ साथ असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप सोचो नॉर्मली जो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं हो सकता है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करें, बट जनरली आपको वीडियो मिलेगा, कंटेंट पूरा मिलेगा, आसपास की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको नहीं लगता पढ़ने से ज्यादा टेंशन पूरा मटेरियल जुगाड़ना, डाउट खुद बैठकर सॉल्व करना, ये सब आपके ऊपर आ जाएगा? आ जाएगा। नाउ थिंक फॉर 1 मिनट कि आप इस काम को करने के लिए, स्प्रिंग पढ़ने के लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप मानते हो ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कोई, गौर करिएगा बहुत प्रेशर दे रहा हूं मैं इस कोई शब्द पे, वो आपको कोई अवेलेबल करवाए जो आपको स्प्रिंग पढ़ाएगा,
जो आपको नोट्स देगा, जो आपके डाउट सॉल्व करेगा, असाइनमेंट और उनके सॉल्यूशन देगा। होगा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट के अंदर? होगा ना, राइट? तो आपके लिए स्प्रिंग सीखना इजी हो जाएगा। आप फोकस कर पाओगे मेनली लर्निंग स्प्रिंग। एम आई राइट? ठीक। सेकंड एग्जांपल, इमेजिन करिए आप एक पेंटर हैं। पेंटर का मेन काम, पेंटर का मेन काम पेंटिंग, राइट? लेकिन पेंटिंग करने के लिए आपको कुछ टूल चाहिए। हाँ चाहिए। एक कैनवस चाहिए, बोर्ड चाहिए, ब्रश चाहिए, कलर पैलेट चाहिए, राइट? ये सब पेंटर के टूल्स हैं। और अगर ये सारे टूल पेंटर खुद अरेंज करेगा तो पेंटिंग के अलावा एक्स्ट्रा दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, राइट? अब ऐसा सोचो, कोई आपको एक रूम बना के दे दे और बोले आप जैसे ही उस रूम में जाओगे आपको पेंटिंग से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा। आप तो सीधे ब्रश उठाओ, कलर पैलेट उठाओ और हो जाओ शुरू। तो आप पूरा फोकस पेंटिंग पे कर पाओगे? कर पाओगे ना? ये जो कोई है ना, ये कोई फ्रेमवर्क में कौन होता है? ये कोई फ्रेमवर्क में होता है आईओसी कंटेनर। और इस पॉलिसी को अपन लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये जो तरीका है ना कि फ्रेमवर्क कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए बाकी चीजें अरेंज कर देता हूं, तो ये अपने लिए हो जाएगा पॉलिसी ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो अगर आप एससी इंस्टीट्यूट की बात करें तो एससी हो गया एक फ्रेमवर्क। एम आई राइट? एससी हो गया एक फ्रेमवर्क और एससीए ने आपको मुझे अवेलेबल करवा दिया। तो एससीए ने मुझे अवेलेबल करवा दिया, यानी एससीए ने आपके लिए डिपेंडेंसी मैनेज कर दी डिपेंडेंसी मैनेज। अब स्प्रिंग पढ़ाने की टेंशन मेरी, आपको स्प्रिंग समझाना मेरा काम। आपका काम है सिर्फ स्प्रिंग पढ़ो, नोट्स आपको मिलेंगे, कोड आपको मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, सब मिलेगा। आप सिर्फ पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। आई होप समझ आया एग्जाम्पल आपको, राइट? तो एससी हो गया हमारा फ्रेमवर्क, गॉट इट? और एससीए का आपको सचिन अवेलेबल करवाना हो गया एससीए की तरफ से एक कंटेनर जो आपको क्रिएट करके दे रहा है डिपेंडेंसीज, समथिंग लाइक दैट। आया समझ? इज दिस क्लियर? आईओसी समझ आया? ठीक है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, सिर्फ स्प्रिंग ही नहीं है जो आईओसी करता है, ढेरों फ्रेमवर्क है दुनिया में जो आईओसी करते हैं। एएसपी डॉट नेट आईओसी करता है, जानते होंगे एएसपी डॉट नेट के बारे में? डॉट नेट टेक्नोलॉजी का बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। आर नाम सुना है? आर नहीं है, आर, राइट? हाँ हाँ, रूबी ऑन रेल्स बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी जिसपे बैकएंड बना करता था। एंगुलर का तो नाम सुना होगा, चलो आर नहीं सुना है, एंगुलर तो सुना होगा। अ वेरी वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड। लारावेल सुना है? अ वेरी पॉपुलर पीएचपी फ्रेमवर्क। और गूगल गाइस, गाइस गाइस पढ़ते हैं इसको, है ना, जूस नहीं पढ़ते हैं। गूगल गाइस, ये जावा का फ्रेमवर्क है, गूगल की टीम ने बनाया है, इट्स अ जावा फ्रेमवर्क, राइट? और ये भी करता है अपने आप में स्प्रिंग की तरह डिपेंडेंसी इंजेक्शन। गॉट इट? हाँ, गूगल गाइस नहीं सुना होगा आपने। हाँ यूज होता है ना रोहित, बहुत यूज होता है, लाइट वेट प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, लाइट वेट है बहुत। क्लियर? गूगल ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता किसी पे। आजकल देखो जेमिनी पे लगा पड़ा है, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा गूगल। ठीक, क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड। तो ये हुआ आईओसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगला लेक्चर रियल स्प्रिंग लेक्चर है। अगले लेक्चर में अपन मींस आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैनेज करता है। यस शशांक, बिल्कुल सही। आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैनेज करता है। और आईओसी खुद किसके अंदर है? आईओसी खुद स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर है। ठीक है, मतलब आईओसी इज जस्ट लाइक जेवीएम। क्या जेवीएम भी कुछ चीजें मैनेज करता है आपके लिए? हाँ करता है। जेवीएम मेरे लिए मेन चलाता है, जेवीएम मेरे लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, जेवीएम मेरे लिए उनको डिस्ट्रॉय करता है। जो रोल जेवीएम का किसके लिए है? जो रोल जेवीएम का कोर जावा के लिए है, वो रोल आईओसी का किसके लिए है? वो रोल आईओसी कंटेनर, एग्जैक्टली बोलूं तो आईओसी कंटेनर का आपकी स्प्रिंग एप्लीकेशंस के लिए है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे अगर आपने एडवांस जावा करी है, हैव यू हर्ड अबाउट सर्वलेट कंटेनर? सुना है आपने सर्वलेट कंटेनर के बारे में? जो सर्वलेट कंटेनर करता है सर्वलेट्स के लिए, जो जेवीएम करता है कोर जावा के लिए, वो आईओसी कंटेनर करता है स्प्रिंग एप्लीकेशंस के लिए। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। डीआई और आईओसी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम भी इन्हीं को समझने में लगेगा अपन को। क्लियर? डीआई समझ आया सबको? ग्रेट, वेरी गुड। तो आइए सैटरडे, सैटरडे बात करेंगे डिटेल में आईओसी के बारे में। सर मींस ऑब्जेक्ट बिल्ड साइट अंडर दिस कंटेनर। यस नमन, डायग्राम देखना है? वांट टू सी द डायग्राम? ये रहा, देखो, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स।
क्लियर? गॉट इट? आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर, एक ही चीज के मल्टीपल नाम है। अगले लेक्चर में यहां तक पहुंचेंगे अपन, है ना, तब और डिटेल में आपको बताऊंगा आईओसी कैसे काम करता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। सैटरडे सेम टाइम, ठीक है। और अब 3 डेज अ वीक है, अब ट्यूजडेज ऑफ नहीं रहा करेगा। स्प्रिंग ऑनलाइन मोड में ही रहेगा क्या, ये तो सबसे बात कर सकते हैं। इफ पीपल आर रेडी फॉर हाइब्रिड, हाइब्रिड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए परमजी सर एक बार आ जाएंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन है, डोंट वरी, ऑनलाइन ही है। ठीक है, अगर मेजोरिटी ने बोला हाइब्रिड के लिए देन वील डिस्कस। ठीक है, चलो। हाइब्रिड में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो आप में से ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऑफलाइन थोड़ी कह रहा हूं मैं, हाइब्रिड कह रहा हूं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट वीडियो आपको स्ट्रीम होगा, वो हाइब्रिड। आपको ऑनलाइन ही दिखूंगा मैं, ऐसे ही दिखूंगा जैसे अभी दिख रहा हूं, आपको ऑफलाइन थोड़ी आना है। दिस इज पेड कोर्स, शाबाश। डिटेल्स आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं सैटरडे। बाय बाय, टेक केयर। अभी ऑनलाइन ही, अभी नहीं हो रहा है हाइब्रिड, राइट? ठीक है, अभी ऑनलाइन ही आना है, प्योर ऑनलाइन। बिल्कुल आ जाएगा बैकअप आज का। ओके अनुरुद्ध?